Hello viewers, welcome in this video. In this video we will see the topic birth of the Weimar Republic. ये टॉपिक जो है नाजिज्म और द राइज ऑफ हिटलर का सेकंड टॉपिक है और यहीं से एक्चुअली स्टोरी शुरू होती है। फर्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने हेलमुट उसके फादर के बारे में सुना था जिन्होंने सुसाइड कर लिया था किसी डर की वजह से। तो उसका रीजन खोजते हुए हम लोग स्टार्टिंग से स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो लेट बी स्टार्ट दिस। बिफोर स्टार्टिंग यू मस्ट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर दैट। नाउ लिसन द स्टोरी। जर्मनी जो कि अर्ली 20th सेंचुरी में बहुत ही पावरफुल एम्पायर बन चुका था, ये कन्वर्ट हो चुका था एक पावरफुल एम्पायर में। और इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1948 से 18 के बीच हुआ था, फाइट किया था किसके तरफ से? ऑस्ट्रियन के साइड से, ऑस्ट्रियन एम्पायर के तरफ में ये लोग जो है फाइट कर रहे थे। और इनके अगेंस्ट कौन लोग थे? तो इनके अगेंस्ट में थे इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया, जिसको कि अलाइज पावर के नाम से जाना जाता है। जब ये लोग फाइट स्टार्ट किए तो इन्हें ऐसा होप था कि जो वर्ल्ड वार है वो बहुत तेजी से होगा और बहुत तेजी से खत्म हो जाएगा और मे भी उनको काफ़ी फायदे होंगे इस वर्ल्ड वार के। लेकिन कुछ ही समय के बाद तुरंत पता चल गया कि ये वर्ल्ड वार इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला है, ये लंबा चलेगा। और जैसे जैसे ये लंबा चलेगा यूरोप के जो रिसोर्सेस थे वो धीरे धीरे करके जो है खत्म होते चले जाएंगे। ये फेल हो गया उन सभी कंट्रीज को जो इसमें लड़ रहे थे। जर्मनी जो स्टार्टिंग में वर्ल्ड वार में जब शामिल हुआ तो उसे थोड़ा बहुत फायदा भी दिखा। उसने जो है फ्रांस और बेल्जियम को हराने की कोशिश की, उसमें कामयाबी हो रहा। लेकिन जैसे ही अमेरिका, यूएस, यूनाइटेड स्टेट, जैसे ही 1917 में एंट्री करता है वर्ल्ड वार में, उसने बुरी तरह से जो है जर्मनी को डिफीट किया। और इस तरह से जो सेंट्रल पावर था वो नवंबर 1918 में डिफीट हो गया, हार गया। मतलब एलाइज जो ग्रुप था वो जीत जाता है और सेंट्रल पावर्स जो है हार जाते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद जो इम्पेरियल जर्मनी था, मतलब वो जर्मनी जिसमें कि वहाँ का किंग रूल करता था, वो हार गया। उसके हारते के साथ वहाँ के एम्परर को जो है हटा दिया गया, उसको अपना पावर छोड़ना पड़ा। जैसे ये लोग हारते हैं, मतलब इम्पेरियल जर्मनी में जैसे एम्परर हटता है, वैसे ही वहाँ पर पार्लियामेंट्रियन जो पार्टीज थी, जो डेमोक्रेसी के सपोर्टर्स थे, उन लोगों ने जर्मन पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। वो लोग जर्मन पॉलिटिक्स में जो है एक्टिव हो गया। एक नेशनल असेंबली की मीटिंग होती है बीमर नाम के एक प्लेस पे, ये एक प्लेस का नाम है जहाँ पर नेशनल असेंबली की मीटिंग होती है और ये सब मिलकर के जर्मनी में एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करते हैं जो कि फेडरल स्ट्रक्चर पे बेस्ड था। अब ये जो पार्लियामेंट था, जर्मन पार्लियामेंट, जिसका नाम रेक्सटैग था, रेक्सटैग पार्लियामेंट में जो है सभी लोग अब इलेक्ट होकर के आने लगते हैं। और इनका इलेक्शन किस बेसिस पे होता है? इनका इलेक्शन इक्वल और यूनिवर्सल वोट कास्ट के बेसिस पे होता है, जिसमें वुमेन को भी इंक्लूड किया जाता। लेकिन इस रिपब्लिक को खुद जर्मनी के लोगों का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने जो है सारे जो टर्म्स एक्सेप्ट किए थे वो सब के सब जो है अगेंस्ट थे जर्मनी के। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इन लोगों ने जो टर्म्स एक्सेप्ट किए थे या इनको जो फोर्स किया गया था टर्म्स एक्सेप्ट करने के लिए, वो सब के सब जर्मनी के अगेंस्ट थे। इन लोगों ने एक पीस ट्रिटी साइन किया था। उस पीस ट्रिटी का नाम था वारसाई ट्रिटी। वारसाई ट्रिटी में अलाइज ग्रुप ने एक जो है पूरा का पूरा ह्यूमिलेटिंग और हार्श पीस ट्रिटी जो है जर्मनी के साथ साइन किया। अब इस पीस ट्रिटी में क्या हुआ? इस पीस ट्रिटी में जो है जर्मनी को अपने सारे कॉलोनीज छोड़ने पड़े। उनके साथ जर्मनी के जितना कॉलोनीज था, ओवरसीज कॉलोनीज, वो जो है उसके हाथ से निकल गया। खुद उसका पॉपुलेशन का 1/10 पार्ट उसके हाथ से निकल गया। जो जितने टेरिटरीज उसके पास थे उसमें से 13% उसके हाथ से निकल गया। 75%
आयरन ओर्स निकल गए उसके हाथ से, साथ में जो 26% कोल था, इन सब चीज़ों को फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुनिया जो कि एलाइज ग्रुप के पार्टनर्स थे, इन लोगों ने अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एलाइड पावर ने इसके बाद जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया। वहाँ अब कोई भी मिलिट्री नहीं रखी जा सकती थी, और इसके ये करने के पीछे रीज़न ये था कि जर्मनी को कमज़ोर बना देना है ताकि वो आगे फाइट करने के लिए सोच नहीं सकें। साथ में बार गिल्ट क्लाउड जर्मनी के ऊपर लगाया गया, उसको पूरे वर्ल्ड वार का जो है रिस्पॉन्सिबल माना गया, और साथ में जो एलाइड कंट्रीज थे उनको जितना डैमेज हुआ उन सब का रिस्पॉन्स जो है उसी को माना गया। इसके लिए जर्मनी पे जो है कंपनसेशन लगाया गया, और ये कंपनसेशन में जो है लगभग 6 बिलियन पाउंड का पूरा उसको पेमेंट करना था, इतना उसको पेनाल्टी भरना था। एलाइड आर्मी ने जो है इसके बाद जब वो पेनाल्टी नहीं भर पाया था तो एलाइड आर्मी ने क्या किया था कि जर्मनी का जो रिच मिनरल रिसोर्सेस एरिया था राइनलैंड, उसको 1920s में अपने कंट्रोल में ले लिया था। अब इस ट्रीटी में टोटली जर्मनी को ह्यूमिलेट किया गया, और जर्मनी के लोग जो कॉमन पीपल थे वो ये मानते थे कि जर्मनी के साथ ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बीमर रिपब्लिक ने सिग्नेचर किया, साइन किया है वर्साई ट्रीटी पर। तो जर्मन के लोग बीमर रिपब्लिक को ही पूरे ह्यूमिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते थे, और उनका ये भी मानना था कि डिफीट भी जो वर्ल्ड वार में डिफीट हुआ है उसकी वजह भी जो है बीमर रिपब्लिक है, और जो डिसग्रेस हुआ है वारसाई में उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके लिए भी बीमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल। ये जर्मनी का जो है मैप है उस वक्त का। जर्मनी को क्या किया गया था उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है ये एरिया जो दिख रहा है जो ब्राउन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इस एरिया को जो है जर्मनी से छीन लिया गया। जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये वो एरिया है जो लीग ऑफ नेशन के कंट्रोल में चले गए। ये लीग ऑफ नेशन उस वक्त जो है वर्ल्ड लेवल पे पीस मेंटेन करने के लिए बनाया गया था ऑर्गेनाइजेशन, और ये राइनलैंड है जिसको कि डीमिलिटराइज कर दिया गया था, मतलब यहाँ जो है कोई भी मिलिट्री नहीं रखी जा सकती है। सो इस तरह का जो है ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट जो है जर्मनी के साथ किया गया, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने शुरू हुए, बट उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।